नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं संस्कृत का मॉडल पेपर 5 लेकर आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार है, जिसमें आपको गद्यांश और पद्यांश भी देखने को मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें और आपका जो भी स्कोर रहता है वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 1 में, बालकेषु कल्पना शक्ति विकासः भवति, अर्थात बालकों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। किससे होता है भैया? ऑप्शन है कक्षा नायक विधि से, कथा कथन विधि से, भाषण विधि से या फिर वाद विवाद विधि से। तो मेरे भाई, बालकों में जो कल्पना शक्ति का विकास है ये होता है कथा कथन विधि से। तो ऑप्शन बी में कहा गया है कथा कथन विधि ना, ये यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर कहा गया है, भाव अभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधनम विद्यते, अर्थात भाव अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन है। बताएं आप लोग, भाव अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? व्याकरण, सूत्र, भाषा या फिर श्लोक? तो भैया हम सभी जानते हैं जो भाषा होती है, भाषा के द्वारा हम क्या है अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अर्थात हम क्या करते हैं विचारों का विनिमय करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, भाव अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन क्या है? भाषा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कहा गया है, पाठ्य पुस्तकस्य उद्देश्यानि सन्ति, अर्थात पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होता है। बताएं भाई, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए में कहा गया है बालकों के ज्ञान की सीमा का विस्तार करना, बिल्कुल सही होता है। व्यवहारिक ज्ञान के संपादन के लिए प्रेरणा देना, ये भी सही है। छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या ए बी सी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में कहा गया है उपर्युक्तानि त्रीणि अपि, मतलब उपर्युक्त तीनों। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। यदि भाई किसी को कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहा गया है, दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुखम साधनम अस्ति, अर्थात दृश्य श्रव्य साधनों का प्रमुख साधन है। बताएं मेरे भाई, इसमें से कौन ऐसा है जो दृश्य है और श्रव्य दोनों है? तो भैया हम जानते हैं जो आकाशवाणी होता है भैया एक श्रव्य साधन होता है, क्योंकि हम इसे सुनते हैं। ठीक है, पुस्तक कैसा होता है भैया? पुस्तक एक दृश्य साधन होता है लेकिन श्रव्य नहीं होता। श्याम फलक कैसा होता है भैया? ये दृश्य साधन होता है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई जो दूरदर्शन होता है यह दृश्य होता है और श्रव्य होता है। ठीक है, सभी जानते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इसको देखते भी हैं और सुनते भी हैं, मतलब इसमें क्या है दोनों होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी दूरदर्शनम के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करें, इसलिए आपको यहाँ से पता चलेगा कि आखिर आपकी तैयारी कैसी है। यहाँ पर कहा गया है, हर बैठी पंचपदी इतस्य विधे विकसितम रूपम किम, अर्थात यहाँ पर कहा गया है
कि जो हर्वर्ट की पंचपदी विधि है इसका विकसित रूप क्या है। बताएं मेरे भाई, हर्वर्ट की जो पंचपदी विधि है इसका विकसित रूप क्या है। विश्लेषणात्मक विधि, मूल्यांकन विधि, व्याकरण विधि या फिर व्याख्या विधि। तो भाई मेरे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, हर्वर्ट की जो पंचपदी विधि है इसका विकसित रूप है मूल्यांकन विधि। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। अभिनयः कतिविधो भवति, अर्थात यहाँ पर कहा गया है अभिनय की कितनी विधियां होती हैं। द्विविधि मतलब 2 विधि, चतुर्विधा मतलब 4 विधि, त्रिविधा मतलब 3 विधियां, पंचविधा मतलब 5 विधियां। तो भैया ध्यान रखना, अभिनय की 4 विधियां होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा चतुर्विधा के साथ। ठीक है, अर्थात 4 विधियां। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर 7 पर आते हैं। सारे ही क्वेश्चन भाई आपके सिलेबस के अनुसार है और ऐसे भैया क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। यहां पर कहा गया है संस्कृत शिक्षण मूल्यांकनस्य साधनभूतः भवन्ति। देखिए, यदि आपको कोई बड़ा शब्द मिलता है तो आप उसको तोड़ तोड़ के पढ़ा करो, इससे आपको अर्थ समझने में भी आसानी होती है। यहाँ पर मेरे भाई कहा गया है कि संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन के साधनभूत होते हैं। बताएं भाई, संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन के साधनभूत होते हैं। बताएं कौन कौन से साधन होते हैं। बुद्धि परीक्षा, बिल्कुल भैया। अभिरुचि परीक्षा, ये भी होता है। आसक्ति परीक्षा, बिल्कुल। ये सभी भैया किया जाता है संस्कृत शिक्षण मूल्यांकन में। बुद्धि परीक्षा भी किया जाता है, अभिरुचि परीक्षा भी किया जाता है और आसक्ति परीक्षा भी किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी उपर्युक्तः सर्वा के साथ है चला जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या कहा गया भैया, लघु काष्ठ खंडस्य व्यवहारः कुत्र क्रियते। लघु काष्ठ खंडस्य अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, छोटी लकड़ी का टुकड़ा। व्यवहार का मतलब यहाँ पर है प्रयोग। मतलब क्या है, छोटी लकड़ी के टुकड़े का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, शलाका परीक्षा में, निबंध परीक्षा में या फिर अंत्याक्षरी परीक्षा में। तो आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। छोटी लकड़ी के टुकड़े का जो प्रयोग भैया इस शलाका परीक्षा में यूज होता है। तो ऑप्शन बी में कहा गया है शलाका परीक्षायाम, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। और आपको हमारी क्लास कैसी लगती है ये भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, जिससे मुझे पता चल सके आखिर में जो पढ़ाता हूँ वो आपको कितना समझ में आता है। यहाँ पर भाई कहा गया है संस्कृत भाषा शिक्षणे अनुवाद विधि कहा उच्यते। अर्थात यहाँ पर कहा गया है संस्कृत भाषा शिक्षण में कौन सी अनुवाद विधि उच्च है। सूत्र विधि, व्याकरण विधि, भंडारकार विधि या फिर पारायण विधि। तो भैया मेरे यहाँ पर संस्कृत शिक्षण में अनुवाद विधि की बात हुई है, तो कौन सही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है भंडारकार विधि ही। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ये बहुत अच्छी विधि होती है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। कहा गया है संस्कृत भाषा शिक्षणानां विकासः भवति। अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ संस्कृत भाषा शिक्षण का विकास होता है। कौशल के द्वारा, नाटक के द्वारा, पढ़ने के द्वारा या फिर दर्शन के द्वारा। तो भैया आप सभी जानते हैं नाटक के द्वारा भी संस्कृत शिक्षण का विकास नहीं होगा। पठन के द्वारा देखिए पूरा विकास की बात हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ पक्षों की यहाँ पर बात हुई है।
तो ए नहीं होगा। लेकिन भैया जो 4 कौशल हैं आप सभी को पता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, तो हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण का जो विकास है वह कौशलों के द्वारा होता है। यदि आपको कोई भाषा मान लो बोलते बनती है, पढ़ते बनती है, ठीक है, लिखते बनती है और सुनना भी आपका, ये चारों कौशल यदि आपके सही हैं तो विकास भाषा शिक्षण का होगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। वस्तुनिष्ठ परीक्षायाः प्रकाराः भवन्ति, अर्थात यहाँ पर कहा गया है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार होते हैं। बताएं मेरे भाई वस्तुनिष्ठ परीक्षा के कितने प्रकार होते हैं? तो भैया 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बहु समाधान प्रश्नः, ये बिल्कुल सही है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना, ये भी सही है। सत्य सत्य का निर्णय करना, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा उपर्युक्तः सर्वे के साथ। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। और यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे भाई तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है उपचारात्मक शिक्षणम कर्तुम शक्यते, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। बताएं मेरे भाई उपचारात्मक शिक्षण किसके द्वारा किया जाता है? मूल्यांकन के द्वारा, पाठ्य पुस्तक के द्वारा, गुरुमुख के द्वारा, या फिर कोई नहीं? तो भैया आप बताएं क्या पाठ्य पुस्तक से क्या उपचारात्मक शिक्षण हो जाएगा? नहीं होगा। तो भैया ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, तो भैया ऑप्शन डी भी क्या है? ए भी नहीं होगा। गुरुमुखेन, गुरुमुख से क्या उपचारात्मक शिक्षण होगा? नहीं। मेरे भाई उपचारात्मक शिक्षण किससे होता है? मूल्यांकन से होता है उपचारात्मक शिक्षण। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। आप सभी को पता है भैया उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा, वहीं भैया क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। पाणिनिः कस्मिन् शास्त्रे निपुणः, अर्थात कहा गया है पाणिनि किस शास्त्र में निपुण थी? आपने इनका नाम बहुत सुना होगा पाणिनि का। ठीक है, साहित्य में, छंद में, ज्योतिष में या फिर व्याकरण में। तो मेरे भाई जो पाणिनि है यह निपुण थे व्याकरण शास्त्र में। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, व्याकरणे। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। और भाई मैंने इसमें गद्यांश और पद्यांश को भी इंक्लूड किया है, आपको वो भी देखना है और आंसर टिक करना है कि और आपका स्कोर रहता है जो वो आपको हमें कमेंट में बताना है। यहाँ पर कहा गया है श्रवण कौशल संबद्ध गतिविधि मूल्यांकनार्थम किम आवश्यकम, अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि श्रवण कौशल से संबद्ध गतिविधियों के मूल्यांकन में क्या आवश्यक होता है। देखिए श्रवण कौशल से संबद्ध गतिविधियों के मूल्यांकन की यहाँ पर बात हो रही है भाई मेरे। तो देखिए लिखित कार्य, भैया लिखित कार्य तो भैया हो नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि श्रवण कौशल से संबद्ध गतिविधियों का मूल्यांकन करना, तो इसको तो काट दो। वर्ण विन्यास इसको भी काट दो। ये वाचन सामग्री की बात हुई, ये भी काट दो। यहाँ पर क्या बचा? ऑप्शन बी। यहाँ पर कहा गया है श्रुत सामग्री अधिकृत्य विविध प्रकारः प्रश्नः, अर्थात क्या है? श्रुत सामग्री मतलब जो सुनने वाली सामग्री है उस पर विविध प्रकार के प्रश्न है, ये सबसे अच्छा होगा मूल्यांकन में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें श्रवण कौशल संबद्ध गतिविधियों का मूल्यांकन करना था। तो करेक्ट आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा ना। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। और जो लोग भैया बोलते हैं संस्कृत भैया बहुत कठिन है, मेरे भाई संस्कृत बहुत आसान है, प्रैक्टिस नहीं करते हो आप लोग इसलिए कठिन लगती है। चाहे भैया कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो निश्चित ही भैया आपको वो सब्जेक्ट सरल लगने लगेगा। यहाँ पर कहा गया है यद्यपि इति पदे संयुक्त अक्षरः अस्ति,
यहाँ पर कहा गया है, जो शब्द दिया है मेरे भाई यहाँ पर यद्यपि, इसमें बताना है भैया कौन सा संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर क्या होता है मेरे भाई? ऐसा अक्षर जो दो अक्षरों के मेल से बनकर बना होता है, उसे कहा जाता है संयुक्त अक्षर। तो यहाँ पर जो भैया लिखा है यद्यपि, जो लिखा है ना दा, ये वाला, ये मेरे भाई ए से बना है, दा प्लस या से मिलकर बना हुआ है। तो भैया यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, समझ गए ना? चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। अब भाई मैंने क्या है, यहाँ पर 15 प्रश्न हमने पेडागोजी के कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले पद्यांश करेंगे, उसके बाद गद्यांश। लेकिन आप सभी को पता है हम पद्यांश में संस्कृत में सीधे प्रश्नों पर आते हैं, पढ़ते नहीं हैं। चलिए पहला प्रश्न क्या है? विद्या किम ददाति, अर्थात विद्या क्या देती है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है, पहले ही दिया हुआ है विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या है? विनय देती है मेरे भाई। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर किसके साथ चला जाएगा? विनय के साथ, विनयम। ठीक है, क्लियर हुआ ना आप सभी को? चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है, पात्रत्वात् किम आपनोति। आप लोग ये मत सोचना मुझे हिंदी नहीं आती तो मैं क्या करूंगा। मेरे भाई हिंदी नहीं आती तो टेंशन मत लो। यहाँ पर क्या है, पात्रत्वात् किम आपनोति। तो यहाँ पर आपको ये जो शब्द दिए हैं, इनको आपको यहाँ पर देखना कहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है पात्रत्वात् धनम आपनोति। वहां पर क्या था, किम आपनोति, पात्रत्वात् धनम आपनोति। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? धनम। मार यहाँ पर देखते हैं धनम कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बहुत आसान है मेरे भाई संस्कृत, आप थोड़ा धैर्य रखें, घबराएं नहीं। यदि आप एग्जाम में घबरा जाते हैं तो मेरे भाई जो प्रश्न बन रहे होते हैं वो भी नहीं बनते। हिम्मत से काम लेना, ठीक है। चलिए यहाँ पर कहा गया है एन बालः न पाठितः सह पितः कीदृशः। मतलब क्या है, जिसने अपने बालक को नहीं पढ़ाया है वह पिता कैसा है। और मान लिया भैया मुझे इसका हिंदी नहीं आता तो मैं क्या करूंगा, इसको देखूंगा। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए सेकंड वाला श्लोक, माता शत्रु पिता बैरी एन बालुना पाठितः। माता क्या है, शत्रु है, पिता बैरी है, जिसने अपने बालक को नहीं पढ़ाया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पूछा था पिता कैसा भैया, तो पिता बैरी के समान है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ऐसा मत करना शत्रु मार दो, मेरे भाई माता की जब पूछे तो बताना है शत्रु। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। कहा गया है अपठितः बालः सभा मध्य कथम में शोभिते। मतलब बिना पढ़ा हुआ बालक सभा के मध्य में किस प्रकार शोभित होता है। यदि भैया हिंदी नहीं आती तो भी आप कर सकते हैं, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो चलिए इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहा गया है माता शत्रु पिता बैरी एन बालोना पाठितः न शोभिते सभा मध्य हंस मध्य बकुथा। क्या है, हंस मध्य बकुठा, अर्थात जिस प्रकार हंसों के मध्य में बगला शोभित नहीं होता है, उसी प्रकार से बिना मतलब जो अनपढ़ लोग होते हैं वो भी शोभित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हंस मध्य बकुथा। ठीक है, ऑप्शन कहाँ गया, वो हमारा प्रश्न जी है हंस मध्य वकवत। मतलब जिस प्रकार हंसों के मध्य में बगला शोभित नहीं होता, उसी प्रकार से बिना पढ़ा हुआ बालक भी सभा के मध्य में शोभित नहीं होता। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 में कहा गया है केना भुक्ता वयमेव भुक्ता। बिल्कुल टेंशन मत लो मेरे भाई, ये जो दिया गया है भैया इसको आप श्लोक में ढूंढ देख लो कहां पर है। केना भुक्तः वयमेव भुक्तः। अब देखिए यहां मिल गया ना, भोगा ना भुक्ता वयमेव भुक्ता। यहां पर क्या था, किम ना भुक्ता प्रश्न में,
तो किम की जगह पर क्या आना चाहिए, भोगा ना भोक्ता वयमेव भोक्ता, तो भोगा यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए भैया। तो देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है भोगा, तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 21 पर आते हैं। आप लोग क्या करते हो भाई, वीडियो पूरा देखते नहीं हो और बाद में क्या कहोगे मुझसे, सर हमें संस्कृत नहीं आती। भैया आएगी कैसे, वीडियो देखा ही नहीं आपने पूरा, है ना। यहां पर कहा गया है किम न तप्तम वयमेव तप्तः। अब भैया इसको भी देख लीजिए आप, किम न तप्तम वयमेव तप्तम। देखिए तपो न तप्तम वयमेव तप्तम, क्या है तपो, तो तपो देख लो भैया, यहां पर तपो कहां पर दिया है, ऑप्शन सी में तपह दिया है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए भैया प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। कहा गया है धनात् किम प्राप्यते, अर्थात कहा गया है धन से क्या प्राप्त किया जाता है, धनात् किम प्राप्यते। अब देखिए भैया हम देखते हैं यहां पर, विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम। क्या है, धनात् से क्या है, धन से भैया धर्म प्राप्त किया जाता है, तो यहां पर क्या है, धन से क्या, धर्म, तो ऑप्शन धर्म किस में दिया है, ऑप्शन डी में। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 24 तक क्या है, पद्यांश के प्रश्न रहेंगे, इसके बाद आएगा हमारा गद्यांश, ठीक है, वो भी आपको करना है। कहा गया है कहा सुखम आराध्यः, बिल्कुल भैया टेंशन मत लो, कहा सुखम आराध्यः, ये जो शब्द भैया यहां पर देख लो ना, कहा सुखः आराध्यः। देखियो यहां पर क्या है, अज्ञः सुखम आराध्यः, क्या है, अज्ञः सुखम आराध्यः, तो यहां पर अज्ञः आना चाहिए मेरे भाई, तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, अज्ञः। ठीक है, देखिए भैया मैं आपके सामने ही सब कुछ कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मुझे पूरे पहले से याद है, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद प्रश्न क्रमांक 24 पर आते हैं। अब देखिए यहां पर क्या कहा गया है, ज्ञानौलौ दुर्विद गंधम जन्म कहा न रंजयति। अब बिल्कुल भैया टेंशन मत लो, ये जो शब्द दिए गए हैं ऐसे ही शब्द आपको यहां पर देखना है। देखिए भैया हम देखते हैं कहां पर दिया गया है, ये मिल गया, देखिए ज्ञानौलौ दुर्विद गंधम तम जन्म ब्रह्मा अपि न रंजति, क्या है, ब्रह्मा अपि, तो ब्रह्मा अपि भैया आना चाहिए वहां पर हमारा, ब्रह्मा अपि क्या दिया है भैया हमें, बिल्कुल भैया दिया है हमें ऑप्शन डी में। कितना आसान था भैया, तो यहां पर हमने क्या है, पद्यांश कर लिया भैया, अब बचा है गद्यांश। गद्यांश तो बहुत आसान है मेरे भाई, आप आंखें बंद करके इसको आंसर लगा दोगे। अब देखिए पहले क्या है, यहां पर कहा गया है कि आपको इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न क्रमांक 25 से लेकर प्रश्न क्रमांक 30 तक के उत्तर देना है। तो भैया हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं। कहा गया है हेतु उपदेशस्य लेखकः वर्तते, तो देखिए भैया यहीं मिल गया हमें, हेतु उपदेशस्य लेखकः पंडित नारायण शर्मा आसीत। कौन थे, पंडित नारायण शर्मा, तो ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर क्या है 26 पर देखिए, हेतु उपदेशः कति भागेषु विभक्तः, कितने भाग में विभक्ता, तो यहां पर देखिए यहां पर भैया कहा गया है तस्य अस्मिन् ग्रंथे चत्वारा भागः सन्ति, या क्या है, चार भाग में विभक्त था, तो भैया ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा ना सभी को। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। हेतु उपदेशे कति कथा सन्ति, हेतु उपदेश में बताना कितनी कथाएं थीं, तो देखिए यहां पर कहा गया है अस्मिन् ग्रंथे 43 कथा सन्ति, कितनी थी, 43, तो भैया 43 यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। हेतु उपदेशे पंचतंत्रात् कति कथा संबद्धः, अर्थात जो पंचतंत्रात् है इसमें कितनी कथाएं थी भैया, तो वो भी हम देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर कहा गया है 25 कथा पंचतंत्रात्,
ठीक है, तो 25 कथा थी भैया इसमें, तो ऑप्शन सी चला जाएगा हमारा। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत आसान है। ठीक है, पशु पक्षी विषयकः कथः यस्मिन् सन्ति सा वर्तते, बताएं। तो भैया इसमें देख लीजिए, अत्र पशु पक्षी कथा विषयकः कथा वर्तते, मतलब इसी की बात हो रही है हेतोपदेश की। ठीक है, तो हेतोपदेश क्या है, पशु पक्षी से संबंध। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर क्या है 30 में देखिए, पशु पक्षी विषय का भी कथा भी के मुदितः भवन्ति ही, देख लेते हैं भैया इसको भी हम। पशु पक्षी विषयकः कथा वर्तते यह बाला मुदितः भवन्ति, क्या बाला, तो भैया बाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए। दिया है क्या, बिल्कुल। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आपको हमारा क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मुझे उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। यदि भाई आपको क्लास पसंद आई हो, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।